नमस्कार साथियों, ऐसा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम 5 जुलाई 2024 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस श्रेणी में हम 10 सबसे बेहतरीन एमसीक्यू देखेंगे और साथ साथ स्टैटिक जीके का पार्ट भी देखेंगे मित्र। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप एक करंट अफेयर का बेहतरीन नोट जरूर बनाएं, क्योंकि इसी सेशन पर मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं और पर डे आपकी मॉर्निंग क्लास में करंट अफेयर आ जाती है। तो सेशन पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं सारे विषय जीएस के फ्री पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर गिफ्ट अब देता हूँ। सेशन अच्छा लगे लाइक जरूर किया करिएगा, और भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन खोल रखा है, जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, पूछा यह गया है झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो झारखंड राज्य है उसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं। नहीं मित्र, इनको पुनः बनाया गया है। इस बीच में इनसे पहले क्या हुआ था कि जो चंपई सोरेन थे मुख्यमंत्री थे, हुआ ऐसा था कि हेमंत सोरेन का नाम सुना होगा आपने, उन पर केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा ईडी लगा दी गई थी और उन्हें जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उनकी वो फ्री हो गए इन सब कामों से। इस बीच में जब वो जेल में थे तो चंपई सोरेन कौन बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब वे पुनः वापस आ गए तो पुनः हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दी है। तो मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ये बिल्कुल राइट आंसर है, हेमंत सोरेन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रख सकते हैं। एक बार फिर से हेमंत सोरेन क्या बने, मुख्यमंत्री बने हैं। और जो चंपई सोरेन थे उन्होंने राज्यपाल, झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम सीपी राधाकृष्णन है। आप लोग 100% याद रखना, सीपी राधाकृष्णन को क्या कर दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया चंपई सोरेन ने मित्र। और चंपई सोरेन 152 दिन तक, कितने दिन तक, 152 दिन तक क्या रहे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 2 फरवरी 2024 को क्या ली थी, शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। हेमंत सोरेन पहली बार 13 जुलाई 2013 को क्या बने थे, सीएम बने थे। इसके साथ साथ दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को क्या बने, झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन जी। आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, जब बात आई गई है झारखंड की, तो झारखंड राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कुछ नहीं जाता है अपना। जैसे विधानसभा की सीट कितनी है, तो बताइए 81 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 6, दोनों को याद रखेंगे। और लोकसभा की सीट तो 100% याद रखेंगे, 14 है। सर्वाधिक सीटें किस राज्य में, तो बताइए सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की, तो बताइए यूपी में है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80 सीटें हैं। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, जब बात झारखंड की है तो करंट अफेयर झारखंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड राज्य ने शुरू की है। झारखंड में पुनर्विवाह प्रोत्साहन को क्या किया गया है, योजना शुरू की गई है कि महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं अगर उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। तो झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा थी उसे घटा करके 50 वर्ष कर दिया है मित्र। इन बातों को आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पूछा यह गया है भारत और मंगोलिया देश, जो भारत और मंगोलिया देश है उसके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है, तो नोमैडिक एलिफेंट। आप लोग नाम 100% याद रखेंगे, नोमैडिक एलिफेंट नाम है का 16वां संस्करण हुआ है, ये 2024 में हुआ है। 2024 में कौन सा संस्करण है, तो ध्यान रखना 16वां संस्करण हुआ है नोमैडिक एलिफेंट का। यह पूछा गया किस राज्य में, भारत के किस राज्य में इसका आयोजन किया गया, ये पूछा गया है। ये प्रति वर्ष होता है। 2023 में 15वां संस्करण था, 2024 में 16वां संस्करण है। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पूछा गया है कि 2024 में किस राज्य में किया गया, तो ध्यान रखना मेघालय राज्य में किया गया। किस राज्य में, मेघालय राज्य में किया गया। आप लोग याद रख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य में, मेघालय राज्य में किया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, एजुकेशन सफर के नाम से, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और स्टडी संबंधी बहुत कुछ मटेरियल आपको देखने के लिए मिल जाएगा मित्र। आगे ध्यान दीजिए, बताना चाहता हूं 3 जुलाई को यह शुरू हुआ है, 2 दिन पहले मेघालय राज्य में। और यह भारत और मंगोलिया के जो दोनों सेना है उनके बीच संयुक्त रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और यह 16 जुलाई तक, 3 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे मित्र। इसके साथ साथ आप जो हर साल इसका प्रशिक्षण किया जाता है, भारत और मंगोलिया दोनों देशों के बीच बारी बारी से किया जा सकता है। पिछली बार जो 2023 का हुआ था 15वां, तो मंगोलिया की जो राजधानी है मित्र, उलान बटोर, उसमें किया गया था।
जो 15वां किया गया था तो 2023 में, वो कहां पर हुआ था? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया जो कंट्री है मित्र, वह क्या है? जो चाइना कंट्री है, चाइना देश है, चाइना के बिल्कुल नॉर्थ में है, रूस के बिल्कुल साउथ में है, इन दोनों के बीच में है, इसलिए लैंडलॉक कंट्री है ये कैसा? मध्य एशिया का लैंडलॉक कंट्री है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है फैक्ट में पूछ लिया जाए, ध्यान रखना। ये मैंने बताया लैंडलॉक कंट्री है, इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर है, आप लोग याद रख सकते हैं, मैं बता चुका हूं। राष्ट्रपति पूछे जाएं तो ओखनागीन खुरेलसुख यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। आगे ध्यान दीजिएगा, जो गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल के बारे में आपने 100% सुना होगा कि गोबी का मरुस्थल किन दो देशों के बीच में फैला हुआ है? तो चीन के और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। इतिहास में एक व्यक्ति का इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा, चेंगिज खां का। चेंगिज खां मंगोलिया का निवासी था, उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी चेंगिज खां ने। इसके साथ एक्स खान कैस्ट, जो इसका आयोजन मंगोलिया में हर साल किया जाता है। तो मित्र अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिक सूफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जो डिक सूक हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री बने, ये पूछा गया है मित्र। ध्यान रखिए, डिक सूक हैं, वह पूछा जाए तो बताना नीदरलैंड के, किसके बच्चा? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो डिक सूक है मित्र, वो नीदरलैंड कंट्री है, जो यूरोपीय कंट्री है, उसके क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं इसके साथ साथ कौन कौन इस साल नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं। जैसे मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो क्लाउडिया शिनबाम बने हुए हैं, किसके? मैक्सिको के। ईरान के कारबाक राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? तो बता सकते हैं मोहम्मद मोखबर बने हुए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन से बने हैं? कौन बने हुए हैं? लॉरेंस बोंग बने हुए हैं। पूछे गए लॉरेंस बोंग किस राज्य के, किस कंट्री के प्रधानमंत्री बने, पूछा गया क्वेश्चन है मित्र, आप लोग याद रखना। हाँ, डिक सूक ने नए डच प्रधानमंत्री के रूप में क्या लिया? शपथ लिया। नीदरलैंड के गठबंधन की सरकार बनी है और सूफ ने नेतृत्व में नई कैबिनेट में नीदरलैंड के अब तक की सबसे सख्त इमिग्रेशन नीति को लागू करने का वादा किया गया है। इसके साथ साथ देखेंगे नीदरलैंड के बारे में, कुछ बातें नीदरलैंड के बारे में देख लेते हैं। अगर इसकी राजधानी पूछी, सबसे पहले कहां पर है? तो यूरोपीय कंट्री, जैसे भारत एशियाई कंट्री है, उसी तरीके से जो नीदरलैंड है वो यूरोपीय कंट्री है। इसकी राजधानी आप लोग याद रखेंगे एम्स्टर्डम है। कौन सी है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। सम्राट कौन है यहाँ पर? राष्ट्रपति की तरह से होते हैं, विलियम अलेक्जेंडर है। कौन है? विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के क्या है? साम्राज्य है। और नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, डच भारत में कब आए थे? जो यूरोपीय कंपनी आने का क्रम है उसमें पूछा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, डच है वो भारत में कब आए हुए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद कौन आए हुए थे? डच कौन से नंबर पे आए हुए थे? आप लोग याद रख सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे 2023-24 के दौरान नीदरलैंड और अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक कंट्री बना हुआ है, आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, नीदरलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मार्क रूट। क्या नाम था? मार्क रूट। उन्हें नाटो का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ये है पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है? मार्क रूट। मार्क रूट को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है अब नाटो का। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, जैसे रूस के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मिखाइल मिशोस्तिन बने हुए हैं, आप लोग याद रखना। और राष्ट्रपति को तो जानते ही हैं, व्लादिमीर पुतिन है वहां के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग याद रखना, मिखाइल मिशोस्तिन है वहां के प्रधानमंत्री। अच्छा, ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? तो बताइए, ताइवान के राष्ट्रपति बने हुए हैं विलियम लाई चेंगते। क्या नाम है? विलियम लाई चेंगते। चाड के राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? तो मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो बने हुए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो बने हुए। चाड मित्र अफ्रीकी देश है। ठीक है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये चाड के क्या है? राष्ट्रपति हैं मित्र। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसके आंसर आप लोगों को बताने हैं। जैसे सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? और मैं आपको डेट बता देता हूं, 1837 में पढ़ा है। कब पढ़ा है? 1837 में पढ़ा है। पूछा जाए सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, उस अंग्रेज का नाम बताइए। अंग्रेज था, उसका अंग्रेज का नाम बताइए। मैंने आपको समय बता दिया, 1837 में पढ़े गए थे। पूछा गया किस ग्रह को सांझ का तारा, सांझ क्या है? शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये 3 क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे मित्र।
3 क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्र। जो संघाई सहयोग संगठन है इसके बारे में पूछा गया, जो 2024 में इसका आयोजन कहां पर किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा, याद कर लेना, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। ध्यान रखिए, जो संघाई सहयोग संगठन है इसका आयोजन 2024 में कजाकिस्तान में किया गया था। कहां पर? कजाकिस्तान में किया गया है, आप लोग याद रख सकते हैं। संघाई सहयोग संगठन इसका आयोजन कहां पर 2024 में किया गया है, तो बता सकते हैं कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया था। कहां पर मित्र? अस्ताना में किया गया था। और ये इसका 24वां संघाई सहयोग संगठन था, इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भारत के जो विदेश मंत्री हैं, कौन है? एस जयशंकर प्रसाद ने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। आप लोग याद रख सकते हैं, 100% याद रखिए। संघाई सहयोग संगठन में प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया है? तो एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया, जो भारत के कौन है? विदेश मंत्री है मित्र। इसके साथ साथ शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, रूस और यूक्रेन युद्ध और एससीओ सदस्यों देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई थी। मतलब यह है कि जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था उसको क्या करना था? कम करने का, खत्म करने का टारगेट रखा गया था। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं। जैसे एससीओ कहते हैं, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बीजिंग में है। कहां पर है? बीजिंग में है। बीजिंग चीन की राजधानी है। यह एक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब यह एक पॉलिटिक्स, राजनीतिक, आर्थिक और सिक्योरिटी सुरक्षात्मक संगठन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्थापना 100% याद रखना। हेडक्वार्टर इसका कहां है? बीजिंग है। ठीक है। अच्छा, इसके सदस्य कंट्री कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, इसके सदस्य कंट्री हैं आपका रूस है, चीन है, कजाकिस्तान 3 हो गए, तजाकिस्तान 4 हो गए, किर्गिस्तान 5 हो गए, उज्बेकिस्तान 6 हो गए, भारत 7 हो गए, पाकिस्तान 8 हो गए, ईरान 9 हो गए। इसमें वर्तमान समय 9 कंट्री शामिल है। ठीक है, शायद 10 है, कोई और हो सकता है, देख लेना आप लोग। ठीक है। संघीय सहयोग संगठन की बात अगर आई गई है तो बता सकता हूं, जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो विश्व की लगभग 80% जनसंख्या इस संघीय सहयोग संगठन क्षेत्र में को कवर करती है। कितनी? 80% जनसंख्या संघीय सहयोग संगठन को क्या करती है? कवर करती है। और एससीओ सम्मेलन 2024 का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, दिया हुआ है मित्र। अगला क्वेश्चन है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। उसको मित्र टीवी रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो राष्ट्रीय उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो बताइए, टीवी रविचंद्रन है। कौन है? टीवी रविचंद्रन। आप लोग याद रख सकते हैं। आगे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, टीवी रविचंद्रन है मित्र। ठीक है। और पवन कपूर को भी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन दोनों को नियुक्त किया गया, टीवी रविचंद्रन को और ये पवन कपूर जी हैं, इनको भी नियुक्त किया गया है मित्र। आगे ध्यान दीजिएगा, जो टीवी रविचंद्रन है वो 1990 बैच के क्या है? आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक आईबी में। ठीक है। पवन कपूर 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। देखिए, कुछ फैक्ट है, जान लेते हैं। भारत के प्रमुख बांध, नदी परियोजनाएं, मैंने आपसे कहा था कुछ स्टैटिक जी का पार्ट बताऊंगा। तो भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना कौन कौन सी है? जैसे इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में। पूछी गई है, इंपोर्टेंट है। इडुक्की परियोजना है वह किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में। इंपोर्टेंट है मित्र, याद रख लेना। उकाई परियोजना पूछी गई है, ताप्ती नदी पर है, गुजरात राज्य में है। और ककरापारा परियोजना ये भी ताप्ती नदी पर है, गुजरात राज्य में। ये दोनों पूछी गई हैं, तीनों पूछी गई हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। उस पर तुलबुल परियोजना है, और तुलबुल मित्र ये झेलम नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी? तुलबुल नदी है, वह झेलम नदी की सहायक नदी है। तुलबुल परियोजना मित्र किस पर बनाई गई? झेलम नदी पर बनाई गई है, और जम्मू कश्मीर राज्य में। अच्छा, दुर्गापुर बैराज परियोजना ये कहां पर है? तो दामोदर नदी पर है, और ये दामोदर नदी कहां बहती है? वेस्ट बंगाल में। फरक्का परियोजना ये गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। वाणसागर परियोजना पूछी गई है, 100% याद कर लेना, सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में मित्र। मध्य प्रदेश में मित्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपीएससी जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आप लोग याद रखना, फैक्ट अच्छा है। यूपीएससी ने उम्मीदवार जो होते हैं
उसकी उनकी सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल। कौन सा मित्र? निर्माण पोर्टल। क्योंकि यूपीएससी संस्था है, ये आईएएसओ का क्या करती है? निर्माण करती है, इसलिए यूपीएससी ने निर्माण पोर्टल क्या किया है? लॉन्च किया है। ए ऑप्शन की जाएंगे। आप लोग याद रख सकते हैं, फैक्ट अच्छा है। आपको बताना चाहता हूं, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुसार नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल क्या किया था? लॉन्च किया था मित्र। इसका उद्देश्य क्या है? उन मेधावी युवाओं को सहायता करना है जो उन्होंने 2024 में यूपीएससी परीक्षा क्या कर लिया? उत्तीर्ण कर लिया, पास कर लिए, प्री परीक्षा पास कर लिए। अच्छा, जो अब बात आएगी है संघ लोक सेवा आयोग की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका जो वर्णन है आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक आपके यूपीएससी का वर्णन किया गया है। इसका यूपीएससी के का वर्णन किया गया है, इसका उल्लेखन किया गया है मित्र। इन आर्टिकलों का आप लोग याद रखना। इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। वर्तमान समय में अगर यूपीएससी के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? तो मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके मनोज सोनी है। ये कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। आर्टिकल जरूर याद रखना। इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अच्छा, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्यूमा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो फ्यूमा इंडिया है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो 2 लोगों को बनाया हुआ है, रियान पराग को बनाया हुआ है और नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया हुआ है। दोनों लोगों को बनाया हुआ है मित्र। इसलिए इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्यूमा ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को दोनों को क्या बनाया है? नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप लोग याद रख सकते हैं। आपको यह इमेज भी दिखाई दे रहे हैं। तो प्यूमा इंडिया ने रेहान पराग और नीतीश कुमार को क्या बनाया है? तो बता सकते हैं कि नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रेहान पराग हैं, वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और नीतीश कुमार है, वो आईपीएल 2024 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। अच्छा, कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु का नाम सुना होगा आपने। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। उन्हें तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? पीवी सिंधु को। और उसके बाद सिट्रोएन इंडिया का, किसका? सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। और लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। किसको? आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। आप लोग याद रख सकते हैं। उसका राष्ट्रीय दिव्यांग का आइकन किसे बनाया गया है? जो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन है वो चुनाव आयोग ने किसको बनाया? शीतल देवी को बनाया है। और इनका शीतल देवी का संबंध में किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। किससे? तीरंदाजी से है। तीरंदाजी से संबंध है शीतल देवी का संबंध में, पूछा जा सकता है। और यह इमेज में आपकी शीतल देवी है और दिव्यांग खिलाड़ी हैं। कौन? दिव्यांग खिलाड़ी हैं। उसके बाद स्लाइसर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नयन तारा बने हुए हैं। और एवरेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो बता सकते हैं नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। एवरेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हुए हैं। आप लोग याद रखना, इनको आप लोग याद रख सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नरेंद्र कुमार यादव बने हुए हैं। किसके? फिट इंडिया मूवमेंट। आप लोग याद रख सकते हैं कौन बने हुए? नरेंद्र कुमार यादव। ये आपके नरेंद्र कुमार यादव जी हैं। और पंजाब स्टेट का आइकन किसे बनाया गया था लोकसभा चुनाव में? तो सुमन गिल को बनाया गया था। और एबॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बॉट इट, तो बता सकते हैं रणवीर सिंह बने हुए हैं। इन सबको आप ब्रांड एम्बेसडर को याद कर सकते हैं। अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने किस देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है? तो ध्यान रखना, अपने आप में बड़ी बात है ये। इन्होंने भारत किसको? अपने इंडिया को, जो अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है उसने भारत को अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या बना लिया मित्र? हिस्सा बना लिया है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, इसको भारत को अपना क्या बना लिया? हिस्सा बना लिया है। इसके मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दुनिया भर में 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्रा में क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। यह कार्यक्रम ब्लू ओरिजिन के सहयोग से किया गया है। क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ब्लू ओरिजिन के रीजनेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट न्यू शेपर्ड में 11 मिनट की यात्रा के लिए क्या करे जाएंगे? ये लोग जाएंगे।
अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे अपोलो 8 के पूर्व अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडरट्स की क्या हो गई है, विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, तो रूस के मित्र, ये कौन के, रूस के कॉस्मोनॉट ओलेंगे हैं। इनका नाम क्या है, कॉस्मोनॉट ओलेंगे है। इनको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं। तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो सुनीता विलियम्स है। ये आपको दिखाई दे रही है, गुजरात राज्य से इनका संबंध है मित्र। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, सॉरी 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 12 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि 12 अप्रैल को यूरी गागरिन कहां पर गए थे, अंतरिक्ष में गए थे पहली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है, ये पूछा गया है। तो मित्र ध्यान रखना, अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी 2024 में, इसमें पहला स्थान अपने इंडिया ने हासिल किया है। किसने मित्र, इंडिया ने हासिल किया, भारत ने हासिल किया है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग 100% याद रखना, ये फैक्ट बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर क्वेश्चन है मित्र। आपको बताना चाहता हूं कि इसका आयोजन जो किया गया था वो जॉर्डन की जो राजधानी है, जॉर्डन की जो राजधानी अम्मान, उसमें किया गया था। इसका जो आयोजन है, जो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का इसका आयोजन है मित्र, वो जॉर्डन की राजधानी में किया गया था। उसका नाम क्या है, अम्मान है, और इसने भारत में पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कुल 8 पदक जीते, जिसमें उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं मित्र। 70 किलो वर्ग में अगर देखा जाए तो अभिमन्यु है, उन्होंने जीता है। 92 किलो वर्ग में अगर देखा जाए तो जॉइंट कुमार ने जीता है। 97 किलोग्राम में साहिल जगलान ने जीता है, और 125 वर्ग में अनुरुद्ध कुमार ने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं, ठीक है। मतलब भारत ने अपना परचम लहरा दिया है। कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा, जबकि किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। जैसे सैफ अली शर्मा का नाम आपने जरूर सुना होगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली ये पहली महिला बन गई है मित्र, सैफ अली शर्मा मित्र, ठीक है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। प्रोफेसर गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कपिल देव बने हुए हैं, ठीक है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, तो कपिल देव जी बने हुए हैं, जो क्रिकेटर हैं मित्र, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गया है, तो ध्यान रखना, कू बंद हो गया है। कौन सा, कू है, KOO, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू अब क्या कर दिया, बंद कर दिया है। कू के फाउंडर्स मतलब संस्थापक कौन थे, अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्यावता, 2 व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने इसे बंद करने का फैसला किया है। इस ऐप को माइक्रो ब्रांडिंग नाइट ट्वीट्स को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था। कू लंबे समय से फाइनेंशियल चैलेंज और फंडिंग की कमी का सामना कर रहा था मित्र। इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है। तो कू एक लैंग्वेज बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्या एक, इस बात को ध्यान रखना, कू क्या है, एक लैंग्वेज बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2019 में हुई है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में। कहां पर है, बेंगलुरु में है। और ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, इसके संस्थापक हैं। संस्थापक पूछिए तो बताइए, अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्यावता इसके कौन है, फाउंडर हैं। और इसके यूजर्स थे वो हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, मतलब इतनी भाषा हैं, अंग्रेजी सहित 10 भाषाओं में क्या करते थे, अपने विचार शेयर कर सकते थे मित्र। तो मित्र ये मेरा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइए, सेशन पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।